ज्यादा बनो मत जैसे कि तुम्हें सब पता है। ज्यादा ज्ञानी मत बनो। वो ज्यादा ज्ञानी बन के दिखाता है। क्या आपको पता है इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? अगर नहीं पता तो रुको, मैं आपको बताने वाला हूं ना इस वीडियो में। इसी तरीके के कुछ और यूजफुल कुछ हिंदी की बातें हैं जो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें इंग्लिश में कैसे कहा जाए। तो वो आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखो। मैंने काफ़ी अच्छे से एक सिस्टमेटिक तरीके से ये एक वीडियो लेसन बनाया है जिसमें मैं कुछ हिंदी की बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट आपके सामने करके दिखाने वाला हूँ। आप समझेंगे कि कैसे हम हिंदी की बातों को इंग्लिश के स्टाइल में इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसके साथ इसी के साथ अलोंग द वे आप सीखेंगे कुछ यूजफुल इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स। फाइन। सो ज़्यादा मत बनो जैसे कि तुम्हें सब पता है। जब हम किसी को ऐसे बोल रहे होते हैं ना कि वो बहुत ही बन रहा है, जब कोई बनता है कि उसे सब पता है, वो यूं कहता है कि मुझे सब पता है, मुझसे कुछ भी पूछ लो मैं सब जानता हूँ। जो ऐसे बनता रहता है ना, उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं नो इट ऑल। नो इट ऑल। डोंट बी अ नो इट ऑल। डोंट बी अ नो इट ऑल मतलब नो इट ऑल मत बनो। आप देख रहे हो ये एडजेक्टिव बनाया गया है, नो इट ऑल मतलब उसे सब कुछ पता है। अगर कोई इंसान नो इट ऑल है मतलब वो बनता है जैसे उसे सब कुछ पता है। सो डोंट बी अ नो इट ऑल। बनने वाला सेंस कहाँ आ रहा है? इसका यूज ही इस तरह के केस में होता है जब हम ऐसा बताना चाहते हैं कि कोई कंसीटेड हो गया है, कोई फुल ऑफ हिमसेल्फ हो गया है, घमंड दिखा रहा है कि उसे सब कुछ आता है। नो इट ऑल बनता रहता है, वो ज्ञानी बनता रहता है। तो जब हम हिंदी में बोलते हैं ज्यादा ज्ञानी मत बन, तो हम ये बताना चाहते हैं कि घमंड मत कर कि तुझे जैसे सब कुछ आता है। तो उसको इंग्लिश में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इस एडजेक्टिव से, नो इट ऑल। डोंट बी अ नो इट ऑल, ज्यादा ज्ञानी मत बनो। डोंट बी सच अ नो इट ऑल। डोंट बी अ नो इट ऑल। वो ज्यादा ज्ञानी बन के दिखाता है। ही एक्ट्स लाइक अ नो इट ऑल, वो ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे सब पता है। ही एक्ट्स लाइक अ नो इट ऑल। आवाज पूरी बढ़ा दो। कुर्सी को पूरा अंदर तक धका दो, टेबल के अंदर तक पूरा डाल दो। जब ऐसे किसी बात को बोलते हैं ना, इसको पूरा करना है, तो आपको इंग्लिश में फ्रेज यूज करना है ऑल द वे। टर्न द वॉल्यूम अप ऑल द वे मतलब वॉल्यूम को ऊपर टर्न कर दो, बढ़ा दो। कितनी बढ़ानी है? पूरी, जितनी बढ़ सकती है। ऑल द वे। टर्न द वॉल्यूम अप ऑल द वे। कुर्सी को पूरा अंदर तक धका दो। मैं कह रहा हूँ टेबल के अंदर धका दो उसको, तो उसने थोड़ा सा धका दिया। मैं कह रहा हूँ पूरा धका दो, तो मैं क्या कह सकता हूँ? पुश द चेयर ऑल द वे इन। पुश द चेयर ऑल द वे अंडर द टेबल। अगर टेबल की बात हो रही है, पुश द चेयर ऑल द वे अंडर द टेबल यानी पूरा टेबल के अंदर जितनी आ सकती है, ऑल द वे। तो इस तरह आपको ऑल द वे यूज करना है। कप को पूरा ऊपर तक भर दो। मैं हूं चाय का शौकीन, पूरी भर दो चाय। तो क्या कहेंगे इसको? इसे पूरा राइट की तरफ घुमा दो। जैसे कोई नॉब है, जैसे आपने स्टोव चलाया कभी, उस पर नॉब ऐसे घुमानी पड़ती है। मैं कह रहा हूँ पूरा घुमा दो, थोड़ा सा मत घुमाओ। तो कैसे कहेंगे? कहेंगे फिल द कप ऑल द वे टू द टॉप। ऊपर तक कप को भर दो। वैसे ही ट्विस्ट द नॉब ऑल द वे टू द राइट। जितना राइट जा सकती है पूरा जाने दो। ट्विस्ट द नॉब ऑल द वे टू द राइट। जब हम ऐसा बताना चाहते हैं ना कि आप कहीं दूर से किसी जगह पर गए हैं, आप इस बात पे स्ट्रेस डालना चाहते हैं कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, तभी हम ऑल द वे का यूज करते हैं। जैसे मैं मुंबई से आया हूँ, आई केम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ना ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, तो मतलब यहाँ पे मैं इस बात पे स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि मुंबई यहाँ से बहुत दूर है, मैं वहां से आया। ठीक है, तो इस तरह भी आपको ऑल द वे का यूज करना है, आप कर सकते हैं। छाता पूरा खोल दो, थोड़ा मत खोलो। दरवाजा पूरा बंद कर दो। तो इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे वो आप बताएंगे। मैंने बता दिया ना आपको ऑल द वे का कैसे यूज करना है। तो आप कमेंट करके ये मुझे बताना कि कैसे इनको कहा जा सकता है। कमेंट बेशक मत करना, अपना खुद का सेंटेंस तो बना के देख लेना। आपके फायदे की चीज है, जितने आप सेंटेंस खुद बनाओगे उससे आपको फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप मुझे बहुत सारे कमेंट कर दोगे तो मुझे बहुत फायदा मिल जाएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप बनाए सेंटेंस। तो बेशक आप मुझे कमेंट मत करो अगर करने का मन नहीं है, लेकिन अपने सेंटेंसेस जरूर बनाने हैं। तो ये सेंटेंस आप खुद बना के देखना। कमेंट करते तो मैं आपको बता भी देता सही है कि गलत। फोन कान के लगाओ। फोन है तो मैं बोल रहा हूँ फोन को कान के लगाओ। अच्छा एक बार आप सोचो इसको कैसे कहें इंग्लिश में, फोन को कान के लगाओ। देखो छोटी सी बात है, कनेक्ट द फोन टू योर ईयर, ऐसे बोलेंगे क्या? फोन को हम कोई कनेक्ट कर रहे हैं? इट्स नॉट लाइक दैट, इट डजंट साउंड गुड। तो देखो सिंपल चीज़ें कई बार हमें कंफ्यूज कर देती हैं। मुझे गाना सुनाओ, कैसे गाएंगे?
सिंग द सॉन्ग मतलब गाना सुनाओ, लेकिन इसमें ये कैसे जोड़ोगे कि मुझे सुनाओ। दूसरा, मुझे ये पढ़कर सुनाओ, तो पढ़ना तो रीड होता है, तो क्या बोलेंगे, सुनाना मतलब नैरेट। नहीं, नैरेट की जरूरत नहीं। देखो मैं बताता हूँ, पुट द फोन टू योर ईयर। इन सेंटेंसेस में आपको पता चलेगा कि एक सिंपल सी प्रेपोजिशन टू का यूज आप कर सकते हैं कितने तरह से। पुट द फोन टू योर ईयर मतलब इस फोन को अपने कान तक ले जाओ, कान के लगाओ। पुट द फोन टू योर ईयर ऐसे ही बोलना है। सिंग अ सॉन्ग टू मी, मुझे गाना सुनाओ, तो आपको मुझे जोड़ना था ना कि मुझे सुनाओ, तो टू मी। सिंग द सॉन्ग टू मी, एक गाना सुनाओ तो सिंग अ सॉन्ग टू मी। मुझे पढ़कर सुनाओ, फिर से टू का यूज। रीड दिस टू मी, रीड दिस टू मी, रीड दिस आउट टू मी, टू का यूज कर लेना है। तो इसका मतलब हो जाएगा मुझे पढ़कर सुनाओ। अब आपने ऐसा सीखा होता है कि सुनाना मतलब नैरेट, लेकिन नैरेट या रिसाइट मतलब सुनाना, लेकिन हमें इन वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है ना, ये कुछ अलग सिचुएशंस में यूज होते हैं। आप नैरेट करते हैं किसी चीज़ को, आप कोई स्टोरी नैरेट कर रहे हैं, कोई इंसिडेंट नैरेट कर रहे हैं, सुना रहे हैं, सबको बता रहे हैं, उस तरह की सिचुएशन में इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ, आपको पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि मुझे भी सुने। यहाँ पे नैरेट की ज़रूरत नहीं है। और रिसाइट का मतलब आपने कुछ याद किया है और याद करके फिर सुना रहे हो, तो वो रिसाइट होता है। यहाँ पे वो उनमें से कोई भी केस नहीं है। यहाँ पे तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ, कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ो और पढ़ के मुझे सुनाओ। रीड दिस आउट टू मी, रीड इट टू मी, बस इतना सा बोलना है, कोई आपको और वर्ड नहीं चाहिए। बिना रिस्क लिए कुछ नहीं मिलता। मैं आपको एक इडियम सिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, एक मुहावरा। जब भी आपको ऐसा बोलना हो, रिस्क है तो इश्क है, बिना रिस्क लिए कुछ नहीं मिलता, तो इंग्लिश में कहो नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड। या फिर ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, नो पेन नो गेन, लेकिन उसका थोड़ा अर्थ अलग है। जब आप कहते हैं नो पेन नो गेन, मतलब मेहनत करनी पड़ती है सफल होने के लिए, लेकिन नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड, इसका मतलब है कि रिस्क लेना पड़ता है कुछ प्राप्त करने के लिए, आपको जोखिम उठाना पड़ता है जिससे कि कुछ फायदा हो। मैं आपको कुछ और, ये कबाड़ी वाले सारे उसी वक्त पे आते हैं जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। तो समझते हैं, मैं कुछ सिचुएशंस देता हूँ आपको, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जहाँ पे आप और अच्छे से समझेंगे कि इसको कैसे यूज करना है। देखो, डिस्पाइट द अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, राहुल डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप। ही अंडरस्टूड दैट नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड। तो उसको पता था मार्केट में क्या उथल पुथल हो रही है, उसको दिख रहा था, उसके बावजूद उसने फैसला किया उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि जोखिम उठाना पड़ता है कुछ पाने के लिए। नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड। शी इन्वेस्टेड हर सेविंग्स इन स्टार्टिंग हर ओन बिजनेस। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में उसने अपने जमा पूंजी को यूज कर लिया, क्योंकि उसे पता था नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड, रिस्क नहीं लेगी तो कुछ मिलेगा नहीं। ट्राइंग न्यू थिंग्स माइट बी अनकंफर्टेबल बट इट्स द ओनली वे टू ग्रो। ग्रो करने का ये तरीका है, नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड। भगवान ही कोई राह दिखाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम थक हार जाते हैं, हमें पता नहीं चल रहा क्या होगा, हम मायूस हो जाते हैं, तो फिर कोई हमें मोटिवेट करने के लिए बोलता है चिंता मत करो, भगवान राह दिखाएगा। तो जब हमें ऐसा बताना होता है ना कि कोई चीज़ आपको राह दिखाती है, कोई आपको राह दिखाता है, रास्ता दिखाता है, सपोर्ट करता है, तो आप इंग्लिश में एक फ्रेज यूज करो, गॉड विल सी अस थ्रू इट। गॉड विल सी अस थ्रू इट। यहाँ पे हमारा फ्रेजल वर्ब है सी समवन थ्रू। सी थ्रू, when you see someone through, you support that person, especially when he is going through some rough patch। जब उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ टफ टाइम चल रहा है उसका, and you see him through, मतलब आप उसे राह दिखाते हो, आप उसको सपोर्ट करते हो। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं God will see us through it। अच्छा, सी थ्रू का कुछ और तरीके से भी यूज होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक और तरीके से इसका यूज देखो, उससे पहले उसकी ईमानदारी ने उसको बचा लिया। नहीं तो वो फंसता, लेकिन उसने तो ईमानदारी से सब कुछ सच बता दिया, वो बच गया, नहीं तो उसे तो सजा हो जाती। ईमानदारी ने बचा लिया उसको। तो कभी कभी कोई चीज़ हमको बचा लेती है, हमारी कोई क्वालिटी बचा लेती है, तो इस तरह की कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ जब मेंशन हो रही होती है ना, तब भी हम सी थ्रू का यूज़ करते हैं। हिज ऑनेस्टी सॉ हिम थ्रू। जब आप कहते हैं हिज ऑनेस्टी सॉ हिम थ्रू, तो इसका मतलब होता है उसकी ऑनेस्टी ने उसको सपोर्ट किया, उसकी ऑनेस्टी की वजह से वो बच गया, उसका कुछ अच्छा वक्त आ गया उसकी ऑनेस्टी की वजह से। दूसरा एग्जाम्पल, उसने मेरा झूठ पकड़ लिया। अब इस मीनिंग के साथ भी सी थ्रू यूज होता है। उसने मेरा झूठ पकड़ लिया, उसने भांप लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो कहेंगे ही सॉ थ्रू माई लाई। ही सॉ थ्रू माई लाई,
मेरा झूठ था उसके आर पार देख लिया उसने, मतलब ही सॉ थ्रू माई लाई, मतलब उसको पता चल गया कि मैं झूठ बोल रहा था। ही सॉ थ्रू माई लाई। मेरे आड़े वक्त में मेरे दोस्त ने मुझे सहारा दिया। तो कैसे कहेंगे सी थ्रू का यूज करके? माई फ्रेंड सॉ मी थ्रू इन माई टफ टाइम या ड्यूरिंग माई पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। माई फ्रेंड सॉ मी थ्रू मतलब मेरे दोस्त ने मुझे सहारा दिया, मुझे मदद दी। ठीक है, माई फ्रेंड सॉ मी थ्रू। सो वेन यू सी समवन थ्रू यू सपोर्ट हिम, वेन समवन सीज यू थ्रू ही सपोर्ट्स यू। फाइन। मैं उसकी चापलूसी समझ गया। वो जो मेरे पीछे पीछे घूम रहा था ना, और साहब साहब करके घूम रहा था, चापलूसी कर रहा था, वो मैं समझ गया उसकी चापलूसी को। जैसे अभी मैंने बताया था ना, मैंने उसका झूठ पकड़ लिया, मैंने उसके झूठ को मैं समझ गया वो झूठ बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं समझ गया वो चापलूसी कर रहा है। तो कहेंगे आई सॉ थ्रू हिज फ्लैटरी। आई सॉ थ्रू हिज फ्लैटरी। जैसे वो बहाने बना रहा था, मैं समझ गया बहाने बना रहा है। आई सॉ थ्रू हिज एक्सक्यूजेज। मतलब आप इतने माइंडेड हो, समझदार हो, होशियार हो कि आपको पता चल जाता है कि माजरा क्या है, सच क्या है। मतलब यू सी थ्रू समथिंग। कोई चीज जो आपको आपको सच से छुपाने के लिए और सच से दूर रखने के लिए बोली जा रही है, ऐसे पर्दा बनाया जा रहा है बीच में, आप उस पर्दे के आर पार देख लेते हो, आपको पता चल जाता है सच क्या है। मतलब यू सी थ्रू इट। फाइन। अब आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब, और साथ में उन सबका मतलब जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, चीजें जो भी थी। नाउ आई वांट समथिंग इन रिटर्न। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इस वीडियो को लाइक करना अगर ये सच में डिजर्व करती है। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।